आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। विधायक सरयू राय ने पूर्व सीएम रघुवर समेत कईयों पर लगाए करोड़ों के घोटाले के आरोप। प्रेस वार्ता कर गिट्टी और मनरेगा में करोड़ों के घोटाले का किया खुलासा। जांच के दायरे में हेमंत सोरेन के साथ रघुवर दास, राजबाला वर्मा व राकेश चौधरी को भी शामिल करने की मांग। बिरसा नगर थाने के पास आरटीआई कार्यकर्ता पर फायरिंग। आरटीआई कार्यकर्ता पर पुलिस की मुखबिरी का संदेह। फायरिंग की आवाज के बाद मची अफरा तफरी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की छानबीन शुरू की। फायरिंग करने वाले की पहचान अपराधी कर्मी मंगल सिंह के रूप में हुई। एमजीएम अस्पताल में होगा नए G+6 बिल्डिंग का निर्माण। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 7 नवंबर को करेंगे बिल्डिंग का शिलान्यास। निर्माण के बाद G+6 बिल्डिंग में शिफ्ट हो जाएगा एमजीएम अस्पताल। उपायुक्त विजया जाधव ने किया अस्पताल का निरीक्षण। आइए बात करते हैं विधायक सरयू राय द्वारा प्रेस वार्ता में करोड़ों के घोटाले पर दिए गए उनके वक्तव्यों की। विधायक सरयू राय ने गुरुवार को अपने आवासीय कार्यालय पर एक प्रेस वार्ता आयोजित कर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, पूर्व गृह मंत्री सचिव राजबाला वर्मा, मुख्यमंत्री के एसपी राकेश चौधरी पर करोड़ों करीब 1000 करोड़ के गिट्टी व मनरेगा घोटाले का आरोप लगाते हुए दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने कहा कि जिस गिट्टी घोटाले में पूछताछ के लिए ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बुलाया है, उसका 2/3 हिस्सा रघुवर दास के मुख्यमंत्री के काल में हुआ है, तो कायदे से तो उन्हें पहले बुलाया जाना चाहिए। लेकिन ईडी का ये कैसा निष्पक्ष जांच है? समग्र जांच घोटाले से जुड़े समस्त लोगों से होनी चाहिए। सरयू राय ने सवाल किया कि ईडी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा पर हुई चार्जशीट के आधार पर उन्हें पूछताछ के लिए बुला रही है, जो साहेबगंज और पाकुड़ में गिट्टी घोटाले से संबंधित है। इस मामले में हेमंत सोरेन से अधिक घोटाला रघुवर दास के मुख्यमंत्री और खान मंत्री रहते हुआ है, जिसका प्रमाण ईडी की उस चार्जशीट में है जिसके आधार पर ईडी हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए बुला रही है। हेमंत सोरेन सरकार पर तो सिर्फ गिट्टी घोटाले का आरोप है, जिसमें उनके प्रतिनिधि पंकज मिश्रा मुख्य अभियुक्त है, पर रघुवर दास पर तो गिट्टी घोटाले के साथ ही मनरेगा घोटाला का आरोप भी है, जो ईडी के उस चार्जशीट से साबित होता है जिसे पूजा सिंघल पर मुकदमा हुआ है। मनरेगा घोटाला में ईडी ने पूजा सिंघल को दोषी पाकर उन पर चार्जशीट किया है। इस चार्जशीट में लिखा हुआ है कि पूजा सिंघल ने मनरेगा घोटाला में जो भ्रष्टाचार और काली कमाई किया है, वे वर्ष 2013 से 2019 के बीच का है। इन 6 वर्षों में से 4 वर्ष 2015 से 2019 के बीच तक रघुवर दास मुख्यमंत्री थे। ऐसे में अगर ईडी ईमानदारी दिखाती है तो उसे रघुवर दास, राजबाला वर्मा, राकेश चौधरी से भी पूछताछ करनी चाहिए। एक आंख में काजल और एक आंख में सूरमा की नीति से ईडी की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। ईडी इस मामले में रघुवर दास से भी पूछताछ करे तभी उसे विश्वसनीय माना जाएगा, नहीं तो सवाल उठेंगे। जो लोग पूछताछ के लिए ईडी द्वारा हेमंत सोरेन को बुलाने को भ्रष्टाचार पर बड़ी कार्रवाई मान रहे हैं, उन्हें रघुवर दास को भी ईडी द्वारा पूछताछ के लिए बुलाने की बात कहनी चाहिए, नहीं तो माना जाएगा कि ईडी भ्रष्टाचार पर कार्रवाई के प्रति गंभीर नहीं है। ईडी ने हालिया घोटालों के बारे में 2 चार्जशीट न्यायालय में दाखिल किया है। उसमें से एक चार्जशीट जो गिट्टी घोटाले का है, मुख्यमंत्री जी के पंकज मिश्रा मुख्य अभियुक्त हैं, उसमें ईडी ने पूछताछ करने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को भी बुलाया है। मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने मुख्यमंत्री जी को बुलाया, ठीक है, मगर आपके गिट्टी घोटाले के चार्जशीट में 2/3 घोटाला तो रघुवर जी के सरकार में हुआ, जो मुख्यमंत्री भी थे और खान मंत्री भी थे। उनके बदले हुए डिस्ट्रिक्ट माइनिंग अफसर ने सबसे ज्यादा घोटाला किया। और एक घोटाला जिसमें हेमंत सोरेन को आप नहीं बुला रहे, मनरेगा घोटाला, उस घोटाले में भी ईडी ने चार्जशीट दिया है और कहा है कि सारा काला धन इसमें सृजित हुआ है 2013 से 2019 के बीच में। तो उसमें भी तो लोगों को बुलाना चाहिए। रघुवर दास जी मुख्यमंत्री थे, खान मंत्री थे, बुला के पूछना चाहिए। मैं यही मांग कर रहा हूँ कि एक साजिश के तहत ये बड़े घोटाले हुए, शुरुआत 2015 में हुई और वही किरदार जो 2015 से 19 में रघुवर दास जी के साथ थे, वही पूरी तरह शिफ्ट कर गए हेमंत सोरेन जी के साथ। 2 साल में उन्होंने गड़बड़ी किया। तो जब हेमंत सोरेन ईडी के द्वारा बुलाए जाएंगे और ईडी ने अपने चार्जशीट में इन सारी बातों को कहा है,
तो रघुवर दास जी को आप क्यों नहीं बुलाएंगे, राजबाला वर्मा को आप क्यों नहीं बुलाएंगे, राकेश चौधरी को आप क्यों नहीं बुलाएंगे, जिनको लाभ मिला इन घोटालेबाजों से। तो ऐसे लोगों को भी बुलाइए, मैं यही मांग कर रहा हूं, नहीं तो विश्वसनीयता ईडी की कम होगी, खतरे में पड़ेगी। कहावत है कि एक आंख में काजल और एक आंख में सुरमा, तो ये नहीं चलना चाहिए। जब पारदर्शिता के साथ आपने जांच किया है, आपने चार्जशीट जमा कर दिया है, तो जरा नजर सब पर फेरिए। 2015 से 19 पर भी फेरिए, अब 2020 से 2022 पर ही क्यों फेर रहे हैं साहब? यही मेरी मांग है। आइए बात करते हैं बिरसा नगर में थाना के पास आरटीआई कार्यकर्ता पर हुई फायरिंग की। जमशेदपुर में पुलिस के नाम के नीचे बिरसा नगर थाना के समीप बेखौफ अपराधियों ने आरटीआई कार्यकर्ता और आरसू से जुड़े शंभू कुमार दास पर अपराधियों ने दिन दहाड़े फायरिंग की। इस हमले में शंभू कुमार बाल बाल बच गए। जान बचाकर भागते हुए शंभू थाना पहुंचे और पुलिस को घटना की जानकारी दी। बताते चले कि फायरिंग की सूचना मिलते ही बिरसा नगर थाना पुलिस ने भी तत्परता दिखाई और मौका बर्दाश्त पर पहुंचकर आसपास के लोगों से पूछताछ की। लोगों ने फायरिंग की आवाज की पुष्टि तो की, लेकिन घटनास्थल पर खोखा नहीं मिलने से संशय बरकरार है। वैसे फायरिंग की आवाज से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। इस संबंध में जानकारी देते हुए पीड़ित शंभू कुमार दास ने बताया कि वे किसी काम से अपने घर से स्कूटी से जा रहा था। इसी दौरान मंगल सिंह नामक अपराधी ने उस पर देसी कट्टा तान दिया। जैसे ही वह भागने को हुआ, मंगल सिंह ने गोली चला दी। आरटीआई कार्यकर्ता होने के साथ साथ कहा जाता है कि शंभू पुलिस के लिए मुखबिर का भी काम करता है, इसीलिए अपराधियों की टेढ़ी नजर उस पर रहती है। शंभू ने बताया कि मंगल सिंह का आपराधिक इतिहास रहा है और कई बार जेल भेजा भी जा चुका है। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। घर से जैसे निकले बाहर वेट कर रहा था वो जी, हम उसको जैसे निकले तो सामने पड़ा, मेरे साथ एक आदमी थे। हम बोले यहाँ क्या कर रहा तुम? उसको वो कुछ बोला नहीं, आगे मुंह बना करके आगे बढ़ गया। आगे बढ़ के कोना गली में गया। कोना में गली से हम गाड़ी स्टार्ट किए स्कूटी जाने के लिए, वो बैक करके तुरंत वापस आया। वापस आने के बाद पॉकेट से पिस्टल निकाला, ये रिवॉल्वर था, कट्टा काला रंग का था, कट्टा निकाला। जैसे कट्टा निकाला तो गाड़ी का स्पीड हम बढ़ा के उसी के ऊपर उसको सोचे कि गिराएंगे, तब तक वो साइड हट गया। फिर हम आगे बढ़ गए। जैसे गली में कोना में घुसे हैं तो कोना को गोली चलाया। कुछ आपसी रंजिश या कुछ ऐसा पुराना विवाद? ऐसा कुछ नहीं पता मेरे को, उससे कुछ ऐसा नहीं है। कुछ पुराना विवाद, कुछ ऐसा चीज नहीं। किन लोगों ने चलाया ये? आज तो बताया ना, मंगल नाम मंगल, पहचान है इसको, अच्छी तरह से पहचान है। वो पुराना किसी गिरोह का है, कई बार जेल जा चुका है। वो बताएगा कि उसको कौन भेजा था, किस लिए भेजा था, क्या है नहीं है। आइए बात करते हैं एमजीएम अस्पताल परिसर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कार्यक्रम के पहले उपायुक्त विजय यादव द्वारा अस्पताल परिसर का निरीक्षण किए जाने की। एमजीएम अस्पताल में होगा नई G+6 बिल्डिंग का निर्माण। प्रस्ताव पास किए जाने के बाद इसके निर्माण की तैयारी शुरू हो चुकी है। आगामी 7 नवंबर को जमशेदपुर दौरे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एमजीएम अस्पताल परिसर में प्रस्तावित बिल्डिंग का शिलान्यास करेंगे। बताते चले कि एमजीएम अस्पताल में अस्पताल की नई G+6 बिल्डिंग का निर्माण होना है। इस 6 मंजिला इमारत में एमजीएम अस्पताल को शिफ्ट किया जाएगा ताकि एमजीएम अस्पताल को जर्जर इमारतों से निजात मिल सके। इस G+6 बिल्डिंग के बन जाने के बाद एमजीएम अस्पताल का नक्शा बदल जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 7 नवंबर को जमशेदपुर आ रहे हैं। वे एमजीएम अस्पताल में प्रस्तावित इस G+6 बिल्डिंग का शिलान्यास करेंगे। शिलान्यास कार्यक्रम की तैयारी शुरू हो गई है। डीसी विजय यादव बुधवार की शाम एमजीएम अस्पताल पहुंची और उन्होंने एमजीएम अस्पताल और स्थल निरीक्षण किया। डीसी विजय यादव ने बताया कि अगर इच्छा शक्ति हो तो फंड का अभाव ना हो। डीसी विजय यादव ने बताया कि अगर इच्छा शक्ति हो और फंड का अभाव ना हो तो कम समय में बड़ा काम किया जा सकता है। डीसी विजय यादव कुछ महीने पहले जब पहली बार एमजीएम अस्पताल पहुंची थी तो वहां की स्थिति काफी खराब थी। इमरजेंसी में जगह नहीं थी, लेकिन अब इसकी स्थिति काफी बदल गई है। इमरजेंसी का एक्सटेंशन कर दिया गया है। इसके अलावा पेवर्स ब्लॉक बिछाए गए हैं। कुछ दिन पहले बरसात में बर्न वार्ड में पानी भर गया था, इससे काफी परेशानी हुई थी, लेकिन अब पानी निकालने का रास्ता बनाया गया है। निरीक्षण के दौरान डीसी के साथ एजीएम लॉ एंड ऑर्डर एनके लाल समेत अन्य प्रशासनिक और एमजीएम अस्पताल के अधिकारी मौजूद थे। डीसी विजय यादव ने निरीक्षण के दौरान एमजीएम अस्पताल के सुंदरीकरण के लिए चल रहे कार्य का भी जायजा लिया। देखिए, अगर आपका इच्छा शक्ति हो
और आप अपने सारे रिसोर्सेज पुल करें तो कितने कम समय में कितने मेजर बदलाव आ सकते हैं, उसका एमजीएम ये खास उदाहरण है। अब आपको याद ही होगा 2-3 महीने पहले हम लोग जब आए थे तो किस तरह से यहाँ पे बहुत सारे सुअर घूमते थे, नालियाँ खुली थी, पानी ओवरफ्लो हो रहा था, बहुत सारे जगह पे अंडर कंस्ट्रक्शन या जो डिब्रिज था उसका सामान कैसे इधर उधर पड़ा हुआ था, बीच में वो जो रोड था वो रोड कैसे टूटा हुआ था। तो हाँ, आपको याद ही होगा, सबको याद है, लगभग अभी सब कुछ ऐसे लग रहा है जैसे स्पेस बढ़ गई है। यहाँ पे पेवर्स का ब्लॉक का काम हो गया है। इमरजेंसी की सिचुएशन ऐसी थी कि लोग लिटरली फर्श पे या पैसेजेस में दीवारों के किनारे किनारे सोए हुए थे। तो ये जब एडिशनल हमारे एक 20-25 बेड ऐड होंगे तो वो एक दयनीय स्थिति है कि कोई इतने दूर से यहाँ आया हुआ है और हम उसको एक बेड भी नहीं दे सकते। ये जो इमेज है वो हमने इस एक्सटेंशन से बदल दी है और जो हमने CSR के तहत कुछ हमें एडिशनल बेड्स मिले हुए हैं, वो बेड्स भी हम यहाँ पे लगवाएंगे। इवन निकू जो था, निकू सेंटर, वो भी काफ़ी कंजेस्टेड जगह पे था और उसको भी अभी पुराना कोविड का जो एरिया था उसको इवैक्यूएट करके वहाँ से सामान शिफ्ट करके उसको वहाँ पे शिफ्ट किया है। तो काफ़ी गौरव की बात है कि एमजीएम जो एक ज़िले के लिए ही नहीं बल्कि एक रीजनल हॉस्पिटल है, रीजन एक बहुत बड़ा टर्म होता है, तो यहाँ पे बहुत तरह के लोग आते हैं, बहुत जगह से लोग आते हैं। इवन आप देखेंगे कि कुछ ओडिशा वेस्ट बंगाल बॉर्डर के भी यहाँ पे पेशेंट्स आए हुए हैं। तो इतने डीपर एंड लार्जर एरिया को ये हॉस्पिटल केटर करता है, तो ये स्ट्रॉन्ग होना इसका इंफ्रास्ट्रक्चर और इसमें बाकी जो है मेडिकल इक्विपमेंट्स, इसका बहुत मायने रखता है। और अभी इसका नई बिल्डिंग जो बनने वाली है इसका इनॉग्रेशन माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों होने वाला है। उसी का एक जायज़ा लेने के लिए, रिव्यू लेने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हुए थे और अगले साल से जब इसका नया काम शुरू हो जाएगा तो आई थिंक ये जो बहुत बड़ा जो लोड है पेशेंट्स का और इतने बड़े लार्जर एरिया का, आई थिंक एमजीएम विल कम अप टू केटर टू दैट रिक्वायरमेंट। बात करते हैं हथियार के साथ 2 युवकों की गिरफ्तारी की। बरामाइस थाना की पुलिस टीम में सहायक पुलिस अधीक्षक सुधांशु जैन के निर्देशन में कैरेज कॉलोनी में छापामारी कर 2 युवकों 24 वर्षीय बसंत उपाध्याय एवं आनंद कुमार को गिरफ्तार किया है। दोनों कैरेज कॉलोनी बरामाइस के ही रहने वाले हैं। बताते चले कि पुलिस ने तलाशी के दौरान बसंत उपाध्याय के पास से 2 कारतूस लोड पिस्टल और आनंद के पास से 2 जिंदा कारतूस बरामद कर जब्त किया है। पुलिस ने उनकी बाइक भी जब्त की है। इसकी जानकारी सहायक एसपी सुधांशु जैन ने एक प्रेस वार्ता में दी। उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस दोनों अपराधियों की रेकी कर रही थी। एएसपी ने बताया कि दोनों युवक किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। पुलिस ने उनके खिलाफ एक मामला दर्ज कर गुरुवार को जेल भेज दिया है। कल रात्रि में एक गुप्त सूचना मिली थी कि बसंत उपाध्याय जो हमारे पुराने 2 केसेस में वांटेड चल रहा है गोली चलाने के लिए, जिसमें एक इन्होंने गोली चलाई थी मनोज दास पे और दूसरी गोली चलाई थी इन्होंने अजीत गुप्ता पे। बसंत उपाध्याय मई में ही बाहर आए थे जेल से और इनको खोज रहे थे क्योंकि एक लखी सिंह मर्डर केस में पिछली बार जेल गए थे और इन्होंने अपना ही एक गैंग बनाया है किंग जॉन करके, जिसमें ये अपने दोस्तों को कहकर लोगों पर फायरिंग करवा रहे थे और ये कल पकड़े गए अपने एक और दोस्त के साथ आनंद कुमार, और इनके पास से एक देसी रिवॉल्वर और 4 जिंदा गोली बरामद की गई है। इसमें बसंत उपाध्याय पे पहले भी 5 केसेस हैं और आनंद कुमार पे 1 केस था। जो भी इनके जो सारे दोस्त लोग हैं, जैसे बसंत उपाध्याय हो गया, इसका शाहरुख हो गया, एक अफजल है, एक बॉबी है, बॉबी पाल, एक कुणाल है, तो यही सारे जो दोस्त हैं, साथ में इनका नशा पान करना, खाना पीना है, तो ये इनके कहने पर गोली चला। इनका ये रंगदारी वसूलना और जो बरमाई क्षेत्र में जो भी काम होता है कॉन्ट्रैक्ट वगैरह का, उनसे रंगदारी व्यवसाय होता है। बात करते हैं सोनारी में द क्रॉसफिट जिम के विस्तारीकरण के बाद उसके उद्घाटन की। जैसे जैसे समाज में स्वास्थ्य के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ रही है, वैसे वैसे लोगों का जिम के प्रति आकर्षण भी बढ़ रहा है। जिम में आने वालों की बढ़ती संख्या को देखते हुए पिछले 3 वर्षों से चल रहे जमशेदपुर के सोनारी स्थित द क्रॉसफिट जिम का विस्तार किया गया। बताते चले कि विस्तारित जिम का गुरुवार को विधिवत उद्घाटन जियाडा के एमडी प्रेम रंजन द्वारा किया गया। इस मौके पर मुख्य रूप से पूर्व जिला पार्षद राजकुमार सिंह, कांग्रेस पार्टी के नेता नट्टू झा, पूर्व डीडीसी जमशेदपुर बी महेश्वरी,
वरिष्ठ पत्रकार चंद्रदेव सिंह राकेश, पूर्व एसडीओ जमशेदपुर दिनेश सिंह, खादी बोर्ड के पूर्व चेयरमैन मनोज सिंह समेत अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। जिम के संरक्षक दिनेश ने बताया कि ये जिम उनके बेटे द्वारा संचालित होती है। सुनारी क्षेत्र में जिम के प्रति लोगों में रुचि और आकर्षण बढ़ रहा है। जिम में आने वाले लोगों की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए उसका विस्तार किया गया है और दूसरे तल्ले पर भी इसे बढ़ा दिया गया है। जिम के पार्टनर अविनाश कुमार ने बताया कि उनकी पत्नी उपासना और अखिल भी इसके पार्टनर है। वे लोग पिछले 3 वर्षों से इस जिम को चला रहे हैं। आज इस जिम को और बड़ा किया गया है। आगंतुकों ने जिम की मशीनों को देखा और उसकी सराहना की। कार्यक्रम के अंत में उपासना ने धन्यवाद ज्ञापन किया। आज द क्रॉसफिट जिम का जो उद्घाटन हुआ है सोनारी एयरपोर्ट के नज़दीक में पतंजलि स्टोर है, उसी के ऊपर ये है। हमारा सबसे पहला जिम 3 साल पहले ओपन हुआ था, लेकिन अब उसको एक्सटेंशन दिया गया है और उसी के ऊपर एक नए फ्लोर पे नई शुरुआत हुई है। और जैसे ये खोलने का मकसद था कि यहाँ के लोगों को अच्छे दाम पे बेहतरीन सुविधा हम लोग दे सकें, जिससे कि जो नित नई जो बीमारियाँ हैं या जो परेशानियाँ लोग झेल रहे हैं, उनको अच्छा माहौल नहीं मिल पा रहा है, वो हम यहाँ पे उपलब्ध करा सकें, यही हमारा उद्देश्य है। काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा हमारा। जब हमने 3 साल पहले शुरुआत की थी तो हमें उम्मीद नहीं था कि इतना अच्छा रिस्पांस यहाँ के लोगों से मिलेगा, लेकिन ऊपर वाले के आशीर्वाद से और आप लोगों की दुआ से काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला और लोग भी काफ़ी सेटिस्फाइड हैं। जो भी आते हैं वो काफ़ी सेटिस्फाइड हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें ये एक नया जिम यहाँ ओपन करने का फिर से मौका है। और लेटेस्ट इक्विपमेंट है जगुआर सीरीज का, जो हम लोग लेकर के आए हैं, जो जमशेदपुर में पहली बार है। ये जमशेदपुर में इस तरह का मॉडल अभी नहीं है और आप खुद भी देख सकते हैं कि सारा लेटेस्ट जो भी इक्विपमेंट अभी हो सकता है मसल्स बिल्डिंग के लिए या फैट कटर हो या जो भी हो, वो हम लोग मशीन लगाएंगे। आइए बात करते हैं बंगाल क्लब साक्षी में आयोजित होने जा रहे 2 दिन के मैजिक शो कार्यक्रम की। आगामी 5 और 6 नवंबर 2022 दिन शनिवार एवं रविवार को जमशेदपुर मैजिशियंस क्लब एवं बंगाल क्लब के संयुक्त प्रयास से जमशेदपुर मैजिक फेस्टिवल बंगाल क्लब के सभागार में आयोजित होने जा रहा है। मैजिक शो के शौकीन लोगों के लिए ये एक सुनहरा मौका है। इस मैजिक शो कार्यक्रम में देश के कई कोनों से महान जादूगरों का जमघट लगेगा। आंध्र प्रदेश से CH ड्याम, बंगाल से B कुमार और कुमार शुभांशु, JP बनली आदि इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इन महान जादूगरों द्वारा मैजिक शिक्षा के साथ साथ गाला शो भी दिखाया जाएगा। 2 दिनों तक चलने वाले इस मैजिक शो में सुबह से शाम तक जादूगरों का मैजिक शिक्षा पर गहन चर्चा होगा। शाम 7 बजे से 9 बजे तक गाला मैजिक शो होगा। प्रवेश पत्र बंगाल क्लब में मिलेगा। इस अवसर पर एक स्मारिका का विमोचन भी किया जाएगा। 5 नवंबर शनिवार सुबह 11 बजे मैजिक शो का उद्घाटन होगा। बंगाल क्लब का प्रतिष्ठा 1923 में हुआ था। उस हिसाब से 2022 को 100 साल पूरा हुआ। तो ये 100 साल पूरा जो हुआ, हम लोग इसको शताब्दी समारोह बोल रहे हैं। शताब्दी मतलब 100 साल, लेकिन उसका समारोह हम लोग पूरा वर्ष करेंगे, महीना में एक करके प्रोग्राम। तो ये हम लोग पहला वैशाख मतलब 15 अप्रैल से शुरू किए थे और हर एक महीना उसके बाद हर एक महीना कुछ ना कुछ सांस्कृतिक अनुष्ठान हम लोग किए हैं। उसी कड़ी में आज के 5 तारीख का जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है मैजिक शो का, मैजिक फेस्टिवल का, ये बंगाल क्लब और मैजिशियंस जमशेदपुर ये लोग का कोलैबोरेशन ये करके हम लोग यहाँ प्रोग्राम कर रहे हैं इस महीना के नवंबर के लिए। इसके बाद भी हम लोग का म्यूजिक कंपटीशन वगैरह है। हर एक महीना सांस्कृतिक अनुष्ठान आप लोग को हम लोग खबर देते रहेंगे और मार्च महीना में 2023 का मार्च में हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। कुछ एक अच्छा क्लोजिंग सेरेमनी, कोई अच्छा प्रोग्राम सांस्कृतिक अनुष्ठान करके जो जमशेदपुर वासी हम लोग कम से कम धन्यवाद दें, इस हिसाब से ये लोग करने का विचार है। ऐसा है कि हम लोग का साल जो हम कर रहे हैं फेस्टिवल से कर रहे हैं और इसका मुख्य कारण है कि बंगाल क्लब शतवार्षिकी मना रहा है, मना रहा है। तो इस शतवार्षिकी का आपको लगा कि शहर जो एक क्लब जो शतवार्षिकी मनाता है वो बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसी से करने से ये चीज़ का पता चलता है कि इसका कल्चर जमशेदपुर कितना बड़ा मैंने गंभीर है। और इसी में हम लोग जमशेदपुर का इसको एक जादू नगरी के रूप से हम लोग करना चाहते हैं, ताकि बहुत सारे जादूगर यहाँ पर आके अपने सिलसिला को दिखाए, कारनामा दिखाए। तो
इसीलिए 2 दिन का जो है 5 और 6 नवंबर को होंगे, सुबह से शाम तक का जो होगा उस पर चर्चा परिचर्चा होंगी। अधिकारों के बीच में आपस की बात, शिक्षा की बात है, कैसे इनको ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव किया जा सकता है इसके बारे में। और शाम को 7 से 9 बजे 2 दिन में 7 से 9 बजे मैजिक काला मैजिक शो होगा, जिसमें बहुत अच्छे लोग मैजिक दिखाएंगे और वो सभी लोगों के लिए रहेंगे। इसका एक प्रवेश पत्र भी बंगाल पर भी मिलेगा और व्यक्तिगत रूप से भी मिलेगा। आगे बात करते हैं आदिपुर में ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री करने वाले 2 तस्करों को गिरफ्तार किए जाने की। सरायकेला जिले के आदिपुर थाना पुलिस को ब्राउन शुगर के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के दौरान एक और कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने कुल 108 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके विरुद्ध मामला दर्ज कर पुलिस ने उन्हें जेल भेज दिया है। तस्करों की गिरफ्तारी व ब्राउन शुगर की बरामदगी के संबंध में आदिपुर थाना प्रभारी राजन कुमार ने प्रेस वार्ता में बताया कि मुस्लिम बस्ती एच रोड के पास ब्राउन शुगर खरीद बिक्री की सूचना पुलिस को मिली, जिसके बाद छापामारी दल गठित कर पुलिस ने मौके से 2 युवक को जमशेदपुर के सीताराम डेरा कालिंदी बस्ती निवासी विशाल कुश्ती और मुस्लिम बस्ती एच रोड निवासी मुख्तार हुसैन को गिरफ्तार किया। तलाशी के दौरान विशाल कुश्ती के पास से 74 पुड़िया और मुख्तार हुसैन के पास से 34 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद किया गया, जिसका कुल वजन 7.11 ग्राम है, जिसकी कीमत हजारों रुपए में आकी गई है। दोनों तस्करों को पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जेल भेज दिया है। पुलिस के इस छापामारी दल में स्वयं थाना प्रभारी राजन कुमार के साथ एसआई अखिलेश कुमार, एसआई उदय कुमार सिंह, आरसी श्रवण कुमार सिंह, जितेंद्र चौहान एवं सशस्त्र बल शामिल थे। भी सूचना मिल रहा था कि मुस्लिम बस्ती में क्या बोलते हैं ब्राउन शुगर का अवैध कारोबार चल रहा है। इसमें हम लोग लगातार आदमी भी लगाए हुए थे और अपने खुद लगे हुए थे। इसी मालूम चला कि एक विशाल पुष्ट करके लड़का और मुख्तार ये लोगों के द्वारा भी अवैध ब्राउन शुगर का धंधा किया जा रहा है। तो इस सूचना पे सत्यापन किया और उसके बाद उसको जाके 110 पुड़िया के साथ पकड़ने के बाद एक 2 लड़का था जो भाग गया। लेकिन मेरा ये ऑपरेशन है जो लगातार चलता रहेगा। इस क्षेत्र में कहीं भी ब्राउन का धंधा हम चलने नहीं देंगे। इसीलिए आप लोग के माध्यम से हम बताना भी चाह रहे हैं और लोग को भी जानकारी हो जाए कि जो भी ब्राउन का धंधा में संलिप्त है वो लोग या तो आदित्यपुर छोड़ दे या इस धंधा को बंद कर दे। मैं जब तक हूँ इस धंधा को पनपने नहीं दूंगा, ना चलने दूंगा और लगातार गिरफ्तारी भी होगी, कार्रवाई भी होगी। मेरे पुलिस अधीक्षक महोदय का कड़ा आदेश है कि मुस्लिम बस्ती में कहीं से भी किसी तरह से भी ब्राउन की कोई शिकायत ना मिले। आगे बात करते हैं बिरसा नगर में निर्माणाधीन अपार्टमेंट से शव बरामद किए जाने की। जमशेदपुर के बिरसा नगर थाना अंतर्गत जोन नंबर 6 में निर्माणाधीन अपार्टमेंट से गुरुवार को एक स्थानीय व्यक्ति की लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। शव मिलने की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों के अनुसार इस निर्माणाधीन अपार्टमेंट के मालिक अपार्टमेंट से जुड़ा मुकदमा हार गए हैं, जिसकी वजह से अपार्टमेंट का निर्माण कार्य बंद हो गया है। यहाँ आए दिन वहाँ शराबियों एवं नशेड़ियों का जमावड़ा लगा रहता है। कुछ दिन पूर्व एक महिला भी अपार्टमेंट की छत से गिरकर मर गई थी। पुलिस के मुताबिक आज बरामद किए गए शव की पहचान वासुदेव तंतुबाई के रूप में की गई है। वे बिरसा नगर जोन नंबर 5 का रहने वाला था। आज तड़के 4 बजे वासुदेव अपने घर से मॉर्निंग वॉक के लिए निकला था। वासुदेव वहां कैसे पहुंचा, उसकी मौत कैसे हुई, ये जांच का विषय है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए एमजीएम मेडिकल कॉलेज भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही उसकी मौत के कारणों का सही पता चल पाएगा। वहीं बिरसा नगर थाना की पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। जांच के बाद ही सच्चाई सामने आएगी। ये अभी तक तो हम लोग को सूचना मिली थी कि एक अज्ञात शव पड़ा हुआ है। ये गीतांजलि अपार्टमेंट के पीछे निर्माणाधीन है अपार्टमेंट में। अब ये अभी तक जैसे पता चला इसका घर वाला आ गए हैं, इनका कोई भतीजा है, इनका नाम वासुदेव तंतुबाई है। ये घर से सुबह 4 बजे मॉर्निंग वॉक के लिए निकले हैं। उसके बाद यहाँ पर अभी डेड बॉडी पड़ा हुआ है। हो सकता है कि गिर के ठंडा उंडा लग गया होगा। उसके बाद पोस्टमार्टम करने के बाद क्लियर हो पाएगा। मुझे लग रहा है कि जैसे नशेड़ी टाइप का आदमी है जो आके यहाँ सो गया है, कुछ ऐसा ही है। जो फ्लैट है खाली नशा का अड्डा बना हुआ है।
खाली ब्राउनिस्ट गंजेड़ी मतलब जितना नशा है जमशेदपुर में वो यहाँ पर में 70% होता है। भैया इससे पहले भी यहाँ एक आदमी मर चुका है। बहुत बार हम लोगों ने दिए हैं शिकायत कि यहाँ पर में बंद हो ये सब चीज को लेकर के, मगर अभी तक कुछ ऐसा असर ही नहीं है। बोले हैं पुलिस तो सर 24 घंटा यहाँ तो निगरानी नहीं करेंगे ना, जब वो आते हैं तो लड़का लोग भाग जाते हैं। सोल्यूशन यही है कि या तो इसको फिर पूरा बना के, या तो फिर जो निकल रहा है योजना चला है जो प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा, जो गरीब आदमी है उसको दे दीजिए घर। ये लाला का श्रीवास्तव वो हार गया है, जो केस उसका है नहीं अब, ये अब टाटा स्टील के अंडर में आ गया है। अब ये टाटा स्टील के अंडर में चल रहा है। जैसे टाटा स्टील पूरा जमीन घेरा हुआ था तो उसमें अभी धीरे धीरे पार्क का निर्माण हुआ है। तो बस यही है, या तो इसको बना के गरीब लोग को दे दीजिए, नहीं तो इसी तरह के नशा होते रहेगा। और उससे कौन लड़े, वो लोग तो लड़ते हैं छोटा छोटा बात में नशेड़ी लोग। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।